मंजिल आपका स्कूल, आप घर से निकले, आप हजारों गलियों से होके अपने स्कूल तक पहुंचते हैं, पर आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है ये आपसे कोई नहीं शेयर करने वाला। और आपकी उम्र में आप इतने अभी काबिल नहीं हो कि आप ये खुद से भी कह दो, बस आपको जरूरत है तो एक दिशा देने की। आप वो लोहा है जो इन अध्यापकों के द्वारा पिघला दिया गया है। मेरी बात बड़े गौर से सुनना, ये आप वो लोहा है जो पिघला दिया गया। अगर आप किसी मिट्टी के ढेर में कटोरा बना के उस लोहे को उसमें भर दिया जाए तो साहब गोला बन सकता है। और इसी लोहे को अगर किसी म्यान, जो कहते हैं ना तलवार की जो शेप होती है, उसमें डाल दिया जाए तो आप एक तलवार बन सकते हैं, जो राणा कुंभा के और राणा प्रताप के हाथ में थी और उसने न जाने कितने युद्ध जीते। कुंभा का नाम सुना है साहब? कुंभा ने अपनी जिंदगी में एक आंख, एक हाथ, एक लाख सब खत्म हो चुका था और उसने तलवार नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके हाथ में जो तलवार थी वो बहुत ही शानदार थी और वो बहुत बड़ा एक योद्धा था। सब आप भी योद्धा है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसका बड़े ईमानदारी से जवाब देना। यहाँ पर ऐसा कौन बच्चा है जिसके माता पिता या उनके सगे भाई बहन परिवार में सरकारी नौकरी में? साहब प्लीज राइज हो रहे हैं साहब, देख रहे हैं आप लोग, ये निकल के आता है साहब शीशा करके। अभी अभी आप नजर घुमाएं बेटा एक दूसरे के आसपास और फिर देखते हैं क्या रहता है इस क्लास में। जैसा मुझे बताया गया कि 100 से ज्यादा, सुनो मेरी बात, 100 से ज्यादा बच्चे इस क्लास में बैठे हैं और 100 से ज्यादा बच्चों में 3 आए हैं। अभी तक मुझे 23 मिले हैं 2500 बच्चों से मिलने के बाद। ऐसा क्या है साहब कि सब लोगों के माता पिता या किसी का कोई भाई बहन सरकारी नौकरी लगा हुआ मिलता है, चर्चे लोगों के होते हैं, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं कि साहब उसका लड़का ये बन गया, उसका लड़का ये बन गया, पर कभी हमारे परिवारों की फोटोज क्यों नहीं आती? अरे इन्हीं क्लासरूम, इन्हीं टाटपट्टियों में से, इन्हीं बेंचेस में से, इन्हीं सरकारी स्कूलों में से निकल के लोग यूपीएससी एस्पायरेंट बनते हैं और बाद में आईएएस बन जाते हैं, पेपर देते हैं साहब। एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का छोटा सा बोर्ड है हमारे देश में जो सिर्फ जिला कलेक्टर बनाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 25 साल से कम उम्र का बच्चा कोई आईएएस बनता है तो वो अपनी जिंदगी में जब रिटायरमेंट ले रहा होता है उससे 5 साल पहले साहब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं? कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहा है। बच्चों के मन में ये रहता है, क्योंकि आप अभी 12th में हो, वो कौन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी? बेटा वो होता है जिससे प्रधानमंत्री हर फैसले से पहले 15 बार कॉल करके पूछता है। पीएम, देश का पीएम हर एक फैसले से पहले उसको कॉल करता है कि साहब ये फैसला लेने जा रहा हूं, ये देश के लिए ठीक होगा कि? और ये हर एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी आती है जिंदगी में। लोग कहते हैं साहब भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, नसीब ने साथ नहीं दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद जिंदगी में भाग्य शब्द को भूल जाओगे। मैं पर्सनली ये मानता हूं साहब भाग्य होता ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ सही दिशा में आपको मेहनत करनी पड़ती है। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। 2008 में बीजिंग में एक ओलंपिक हुआ था। उस ओलंपिक में एक लड़का था जिसका नाम था माइकल फेल्प्स। क्या नाम था? माइकल फेल्प्स नाम था। उसने कितने गोल्ड मेडल जीते? 8। वो एक स्विमर था, तैराक था साहब। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि साहब नीरज चोपड़ा ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था। कितना? हमारे देश के पीएम, सीएम, खट्टर साहब और ना जाने कैसे कैसे राजनेता और कहां कहां से आए, सब उसके दूर पहचान के रिश्तेदार सारे उसे अपना बनाने में लगे थे। और पीएम देश के उस एयरपोर्ट से जिस जगह पे वो उतरा था पूरी फौज के साथ गए और उसे लेने गए थे। गए थे कि नहीं? देश के बड़े बड़े राजनेता, ब्यूरोक्रेट उसको लेने पहुंचे थे। जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं उसके गले में 8 थे साहब। गला भर जाता है सोने से और उठाया नहीं जाता वजन। हकीकत तो यही है। और हमारे वाले के पास एक ही था साहब, वो किसमें था? फेंकने में। हालांकि देश में कमी नहीं है फेंकने वालों की, कहीं जिससे मर्जी कह दो साहब वो वहीं पे फेंक देता है और लोगों से संभलती ही नहीं है। पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम था माइकल फेल्प्स। 8 थे। कितने लोगों को पता है कि माइकल फेल्प्स का 2006 में हार्ट टूट चुका था? क्या कह रहा हूं मैं? 2006 में जिस लड़के के पास 8 गोल्ड मेडल थे उसका हार्ट टूट चुका था और वो डॉक्टर के पास गया, जाके बोला साहब मेरा हार्ट ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा कि मैं तेरा हार्ट तो ठीक कर दूंगा, पर हकीकत ये है कि अब तो जिंदगी में पानी में नहीं उतर सकता,
अगर एक अध्यापक को कह दिया जाए कि तू जिंदगी में पढ़ा नहीं सकता, एक माँ को कह दिया जाए कि तू जिंदगी में कभी अपने परिवार की परवरिश नहीं कर सकती, एक किसान को कह दिया जाए कि तू जिंदगी में कभी हल नहीं चला सकता, और एक तैराक को कह दिया जाए कि तू जिंदगी में पानी में नहीं उतर सकता, उसके साथ क्या हुआ होगा? सोच के देखो कि उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। उसने डॉक्टर को कहा कि ये तेरा काम नहीं है, ये काम मेरा है, तू पट्टा कर, मैं उतरूंगा पानी में। साहब 1 महीने बाद जब उसका पट्टा खुलता है तो आपको मैं एक बात बताऊं, कभी किसी हाथ टूटे हुए आदमी का जब पट्टा खुलता है तो उसके हाथ को देखना, पहले से 50% हाथ सूख जाता है। देखा है कभी किसी का पट्टा खुला हुआ साहब बिल्कुल लकड़ी बन जाता है। उस लड़के का बन गया। और अगर आप एथलीट या स्पोर्ट्स को अच्छे से जानते हैं, मैं बता दूं, पानी में जो लोग उतरते हैं वो अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल हाथों से करते हैं और 30% पैरों से। उस आदमी का तो हाथ टूट चुका था जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उसने 8 गोल्ड मेडल जीते। उसका हाथ टूट चुका था पर वो पानी में उतरा, निराश नहीं हुआ। बेटा अगर मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस चीज के लिए, और ना आपको कोई अध्यापक कहेगा। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका हाथ टूट चुका था और उसके 8 गोल्ड मेडल जीते। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसने मेरी जिंदगी बदली, और मैं वादा करता हूँ कि वो आपकी भी बात जिंदगी बदलने वाली है। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ था, बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे। किसी पत्रकार ने माइकल फेल्प्स को कह दिया कि साहब इट मस्ट बी योर लकी डे, ये तो तेरी जिंदगी का सबसे सौभाग्यशाली दिन होगा क्योंकि तेरे गले में तो 8 गोल्ड मेडल है साहब। और माइकल फेल्प्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ कि लकी डे क्या होता है। उसने कहा कि मैंने पिछले 4 साल में 10,000 घंटे प्रैक्टिस की है। कितना? 10,000 घंटे। और अगर आपका गणित अच्छा है तो मैं बता दूं 1 साल का 2,500 घंटे बनता है। और गणित और भी तगड़ा अच्छा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 घंटे हर रोज बिना एतवार के मैंने 4 साल मेहनत की है। क्या कह रहा हूं मैं? उसने कहा 8 घंटे हर रोज बिना एतवार के मैंने 4 साल मेहनत की है। और तू कहता है कि क्या तुझे भाग्य ने जिता दिया, क्या तेरी किस्मत? सब किस्मत नहीं होती, लक काम नहीं करता लक। वो आदमी कहता है कि साहब मेरे लक ने कुछ बुरा लिखा था जो आदमी हारा हुआ होता। मैं एक सीट का किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जीतने वाले कभी कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कभी कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सब प्रॉब्लम जिंदगी में आती है, उसके साथ आती है असुविधाएं, और हमारे जो घरों में आती हैं वो असुविधाएं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती साहब। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जिंदगी में मैं बोलने वाला था और मेरी जीभ कट गई, और मेरा पैसा और मेरा पेट और मेरे घर वालों का परिवार इसी से चलता था। ये है प्रॉब्लम, समस्या है साहब। समाधान तो इसका भी हो सकता है कि मैं नोट बना के एक स्पीकर को हायर करूं और उसको कहूं बोल दिया था। समस्याओं का भी समाधान होता है। और असुविधा जो होती है ना, उनको जो लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम मार वही खाते हैं। असुविधा क्या है साहब? कल सुबह हमारा मैथ का एग्जाम होने वाला है और आज रात लाइट चली गई। हमने कहा हमारे तो कर्म ही बुरे हैं साहब। अरे हम पड़ोसी के घर पे पढ़ सकते हैं, हम लाइट जला सकते हैं, हम एक दिया बाती जो होते हैं उसको जला के सारी रात पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट है साहब कि सपने वो नहीं होते जो आपको बंद आंखों में आते हैं या बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं साहब जो आपको सोने ही नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि खुली आंखों से देखे जाते हैं, नहीं साहब, खुली आंखों से आप कुछ और भी देख सकते हो। मैं कहता हूँ जो आपको सोने ही नहीं देते। बेटा जो 12वीं करने के बाद जो वक्त आएगा, ऐसा क्या होता है, मैं अभी सर को बता रहा था कि एक 90% वाला लड़का 12वीं में 90% वाला लड़का अगले ही साल वो नशा मुक्ति केंद्र में गया हुआ मिलता था। नशा मुक्ति केंद्र में आप जैसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे ही भरे पड़े हैं। ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि उन बच्चों को सही से मार्गदर्शन नहीं किया जाता उनके पेरेंट्स के द्वारा।
अगर आपको आज सही से दिशा दे दी जाए तो मैं अभी कह रहा था वो पिघला हुआ लोहा है साहब, आप तलवार बन सकती हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप किसी हवाई जहाज का एक इंजन का पार्ट बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, किसान के हल का लोहा बन सकते हैं जो जमीन को खोद के उसमें से सोना निकाल सकते हैं। और मैं आपको बेटियों खास तौर पे एक बात बता दूं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा दहेज प्रताड़ना के केस लगते हैं कि नहीं? हर समाज का एक हिस्सा अगले 3 साल में अपने पिता के कंधों पे या तो 30 लाख रुपए के लिए बोझ के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब बच्ची 12वीं करती है, मेरे पास मोटिवेशन के लिए ऐसी बातें होती है और जो होती सीरियस है साहब, या तो 12वीं करते ही पिता हर साल कुछ न कुछ अपना 2 हिस्सा जोड़ के और कहीं जमा करा रहा होगा कि साहब 3 साल बाद लड़की की शादी करनी है। होता है कि नहीं? आज ही आपके पिता को आपके बारे में चिंता होने लगी है। क्या हम इतने बुरे हैं कि उस पिता के कंधों पे इतना बोझ डाल दिया और इसकी आंखों में हमने चिंता पैदा कर दी है सर? क्यों? क्योंकि हमें अपने राइट्स नहीं पता साहब। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि साहब 12वीं के बाद क्या तैयारी करें? अरे साहब 12वीं के बाद तो कलक लग सकते हो आप लोग, आप यूडीसी एलडीसी कुछ भी बन सकते हो, आप वो इसमें एयरफोर्स में जा सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, बहुत सारी ऐसी जगह है। फिर कहते हैं साहब उम्र, फिर बात आती है उम्र के 18 साल के भी नहीं हुए। मैं आपको 15 नौकरियां ऐसी बताता हूँ जो 18 साल से पहले ही लगी जाती है, बाद में लग के ही नहीं जाती, कोई रखेगा भी नहीं, ओवर एज हो जाओगे। लोग सोचते हैं साहब 18 से तो खेल शुरू होता है। मैं कहता हूँ 18 से खत्म कर दो ना यार, अपने पापा के कंधों से बोझ हटाओ और उनको फ्री करो।